पहला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। रूपांतरित लसिका ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि के विशिष्ट क्षेत्र, अग्न्याशय में नलिका विहीन ग्रंथियां, वृक्कों में छोटी नलिकाएं। आप सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चैट बॉक्स में लिखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। तो इसमें आंसर सही होगा सी वाला, अग्न्याशय में नलिका विहीन ग्रंथियां। अग्न्याशय या पैनक्रियास के बीच में संयोजी ऊतक होता है और उसी संयोजी ऊतक में छोटी छोटी कोशिकाओं के लगभग 10 लाख समूह पाए जाते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। आप लोग ये परिभाषा भी समझते चलिए, इसीलिए मैंने बता दिया है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं क्या। तो अग्न्याशय अथवा पैनक्रियास के बीच में संयोजी ऊतक होता है और उसी संयोजी ऊतक में छोटी छोटी कोशिकाओं के लगभग में 10 लाख समूह होते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, वयस्क मानव का दंत सूत्र होता है। वयस्क मानव का दंत सूत्र क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। वयस्क मनुष्य का या वयस्क मानव का दंत सूत्र होता है। तो देखिए बता देते हैं, वयस्क मानव का दंत सूत्र, इसमें ऑप्शन सही होगा डी वाला, 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 2/2 है ये इंसीजर हैं अथवा कृंतक कहा जाता है। फिर दूसरा 1/1 ये कैनाइन है, इन्हें रदनक कहा जाता है। फिर 2/2 प्रीमोलर, जिन्हें अग्रचर्वणक कहते हैं। और फिर 3/3 यानी मोलर, जिन्हें चर्वणक कहा जाता है। कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मेरे चैनल में दांत पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया में, प्रशांत महासागर में, अग्न्याशय में, अंडाशय में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग समझ गए होंगे कहाँ पाई जाती हैं। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्न्याशय में पाई जाती हैं। बता दें कि इनका निर्माण अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाओं से होता है। जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, इनका निर्माण अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाओं से होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्न्याशय, यकृत, पीयूष आर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड। तो इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? तो इसमें आंसर सही होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो आंसर सही होगा बी वाला, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत अथवा अंग्रेजी में इसे लीवर कहा जाता है, जिसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम 1.5 kg लगभग में इसका भार होता है। फिर अगला प्रश्न है, आमाशय का पेशीय संकुचन कहलाता है। अवशोषण, पाचन, क्रमाकुंचन या तरंगति, परिसंचरण। आमाशय का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? अवशोषण, पाचन, क्रमाकुंचन या तरंगति और परिसंचरण। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा सी वाला, क्रमाकुंचन या तरंगति, जिसके कारण क्या होता है कि खाना पिसता है। तो आमाशय की दीवारें मोटी, पेशीय तथा ग्रंथिल होती हैं, जिसमें क्रमाकुंचन या तरंगति होने से भोजन जो होता है वो लुगदी बनता है, पिसता रहता है। जैसे चक्की में जो अनाज होता है पिसता, बिल्कुल वैसे ही हमारे आमाशय में भोजन लुगदी बनता रहता है। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियों की ऑक्जिनटिक कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? श्लेष्म, HCl, पेप्सिन, रेनिन। किसका श्रावण करेंगी? जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। जठर ग्रंथियों की ऑक्जिनटिक कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? श्लेष्म, HCl, पेप्सिन, रेनिन। तो इसमें आंसर सही होगा बी वाला, HCl का श्रावण करती हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करती हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, यकृत कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? जो यकृत कोशिकाएं हैं, लीवर सेल्स होती हैं, वो किस चीज़ का श्रावण करती हैं? लाइपेज, ट्रिप्सिन, पित्त, एमाइलोप्सिन
यकृत कोशिकाएं किसका श्रवण करेंगी? लाइपेज, ट्रिप्सिन, पित्त, एमाइलोप्सिन। तो इसका आंसर सही होगा सी वाला, यकृत कोशिकाएं पित्त का श्रवण करती हैं। बता दें कि दिन भर में लगभग 700 ग्राम पित्त रस स्रावित करती हैं, जो भोजन को क्षारीय बनाता है। जो पित्त रस होता है लगभग में दिन भर में 700 ग्राम स्रावित होता है और ये भोजन को क्षारीय बनाता है। फिर अगला प्रश्न है, कृमि रूप परिशेषिका अथवा अंग्रेजी में वर्मी फार्म अपेंडिक्स किसका भाग होता है? तंत्रिका तंत्र, परिवहन तंत्र, जनन तंत्र, आहार नाल। तो कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग होगा? आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल की बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ वाले स्थान पर एक उभारनुमा नलिका होती है, जिसे कृमि रूप परिशेषिका अथवा वर्मीफार्म अपेंडिक्स बोला जाता है। पहले शाकाहारी जंतुओं में ग्लूकोज का पाचन इसी में होता था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी होगी? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग सोचिए। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन, तो आंसर सही होगा विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम आपको बता दें, नेप्थोक्विनोन है। यह विटामिन प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कराती है, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, और प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण या बनाती कौन है? तो विटामिन के। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन के का कार्य है। के का कार्य बताना है। कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपापचय का नियमन, श्वसन, रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन के यकृत में संश्लेषण का प्रेरक, कार्बोहाइड्रेट उपापचय। तो अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा है इसलिए जान गए होंगे। इसमें आंसर सही होगा सी, विटामिन के का प्रमुख कार्य रुधिर का थक्का जमाना होता है। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत गाजर, सेब, शहद, मूंगफली। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। इसमें ऑप्शन सही होगा ए वाला। आपको बता दें कि ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है। रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो आमाशय में अम्लीय माध्यम में प्रोटीन्स को पचाता है, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को जोड़ता है, ग्रहणी में अम्लीय माध्यम में प्रोटीन्स को पचाता है, या फिर आमाशय में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन कैसा एंजाइम होता है इसमें से? तो इसमें आंसर सही होगा ई वाला, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को जोड़ता है। जो ट्रिप्सिन होता है ये ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को जोड़ता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह अंग जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है, अर्थात विखंडन एमिनो अम्लों में होता है। मुखगुहा, आमाशय, क्षुद्रांत्र, मलाशय। वो अंग कौन सा है जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है? तो इसमें आंसर सही होगा सी, क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का पाचन पूरा होता है, या कह लीजिए कि विखंडन अमीनो अम्लों में होता है। फिर अगला प्रश्न है, किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? एंजाइमों, वसीय अम्लों, न्यूक्लिक अम्लों, एमिनो अम्लों। सोचिए और जल्दी से जवाब दीजिए, किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? तो इसका आंसर सही होगा डी, एमिनो अम्लों के रूप में। अभी जल्द ही मैंने डीएनए में आपको बताया था, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस रूप में पची हुई यानी एमिनो अम्लों के रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। फिर अगला प्रश्न है, कौन से पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से वे कौन से पदार्थ हैं जो शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं? शर्कराएं, वसाएं, लवण, प्रोटीन्स। तो इसमें से आंसर सही होगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ऐसे पदार्थ हैं
जो शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से किस में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? किस में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए। गन्ना, शहद, दूध, नारंगी, किस में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? तो आंसर सही होगा इसमें पहला वाला, गन्ना में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। फिर अगला है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? सेलुलोज, मंड या स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो इसमें आंसर सही होगा ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। फिर अगला प्रश्न है, कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? आग्नेयाशय में, आमाशय में, मुख गुहा में, यकृत में। कुप्फर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं। ऑप्शन सही होगा इसमें डी वाला। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की काफ़ी आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? अगर हमें अधिक कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो हमें क्या खाना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आप लोग सोचिए इसमें से कौन सा सही होगा। कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? चावल, गाजर, चना, मांस। तो कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति के लिए पहला सही होगा चावल खाना चाहिए। फिर अगला है, विटामिन B1 या थायमीन की कमी से होने वाला रोग? पेलाग्र, स्कर्वी, बेरीबेरी, किलोसिस, इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो विटामिन B1 की कमी से होता है? तो इसमें आंसर सही होगा बेरीबेरी, सी वाला। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन B1 या थायमीन का उत्कृष्ट स्रोत, यानी विटामिन बी सबसे अच्छा किस में प्राप्त होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जल्दी बताइए कि सोचिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन सही होगा डी वाला, पूरे गेहूं के आटे की रोटी, यानी जो पूरा समूचा गेहूं होता है, टुकड़ा वाला ना हो, उस गेहूं के आटे की रोटी विटामिन B1 का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है।